नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की अपील दोहराई। बिहार में रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित 21,391 नए सिपाहियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश को जंगल राज से दिलाई मुक्ति। कोलकाता दुष्कर्म मामले में चौथी गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को किया अरेस्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर हमला। कहा, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रहे अपराध। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। दिल्ली को और करना होगा मॉनसून का इंतजार। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज। नॉटिंघम में 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। तो खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही 1 वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। इसके तहत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। पीएम को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए यह उपाधि दी गई। इसके साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत और आचार्य हैं। पीएम ने कहा कि आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। और पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। पीएम ने कहा कि हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत सेवा प्रधान, मानवता प्रधान देश है। भारत सेवा प्रधान देश है।
भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा सारा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बैनर्जी को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता के साथ कॉलेज के गार्ड रूम के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। मुख्य आरोपी ने उसके साथ बार बार मारपीट की और उसे धमकाया, जबकि 2 अन्य लोग खड़े होकर देखते रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया था और सुरक्षा गार्ड को बाहर इंतजार कराया गया था। कॉलेज परिसर में हुई घटना में पिनाकी की संदिग्ध संलिप्तता के लिए उसे कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में हुए सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले पर कहा कि आरजी कर की घटना और लॉ कॉलेज की सामूहिक दुष्कर्म की घटना दोनों ही एक विभत्स घटनाएं हैं। शैक्षणिक संस्थानों के ये अंदर हुई हैं, ये और भी शर्मनाक है। अगर शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार उसे रोकने में असमर्थ है, तो ये एक दयनीय विफलता है। ये राज्य प्रशासन और राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी की विफलता है और शैक्षणिक संस्थानों पर भी एक धब्बा है। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर and failure of the state administration, that is the home minister of the state, is state के home minister ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये भी, इसके साथ तो फोटोज भी है बहुत सारे नेताओं के, सभी टीएमसी से रिलेटेड है। कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है, आप डिलीट नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे निक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोलकाता में दुष्कर्म मामले पर ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये और खराब हो रही है, जिसका परिणाम आज पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है।
इस तरह की घटनाएं तुष्टीकरण के कारण ज्यादा हो रही हैं। ये बंगाल के लिए कलंक है। वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। और खबर बिहार से, जहां रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती के माध्यम से चयनित हुए 21,391 नए सिपाहियों को राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित विशेष समारोह में आज नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्त हुए सिपाहियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ये बहाली प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 17,87,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में 6 चरणों में आयोजित की गई थी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इतनी महिला पुलिसकर्मी नहीं है जितनी बिहार में है। तो इस बार जो हुआ 21,391 सिपाहियों की सीधी बहाली का काम पूरा हो गया है। तो ये तो खुशी की बात है कि इनकी हो गई है। इसमें इन्होंने ये भी कर दिया है कि कुल मिलाकर के इन लोगों के लिए और लोगों की संख्या होने वाली है और ये अगले बार जो है ये कुल मिलाकर के इसमें से जो हमने कहा 19,838, ये तो इतना हो गया 21,391। आप सबका स्वागत है। तो अब फिर अगली बार भी 19,838 ये लोग कर रहे हैं। जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अब ये सब होगा तो हम तो जानते ही न है कि कितना कम था। जो आपको शुरू में बता दिए हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000 और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको कर दें। और बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आधुनिक तकनीक की ओर एक और कदम बढ़ाया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हुई। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए हुई। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया है कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान की नगरपालिकाओं में हो रहे इन चुनावों में सबसे ज्यादा पंजीकरण बक्सर से हुआ है। ई वोटिंग के लिए राज्य के निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ रणनीति और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। आयोग का मानना है कि ई वोटिंग स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ चुनाव प्रक्रिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद ने बताया है कि आयोग का हमेशा ये कोशिश रही है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इस मकसद की पूर्ति के लिए ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। देश में बिहार में पहली बार ई वोटिंग अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐच्छिक सुविधा है, जो इसे लेना चाहते हैं वही लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 12 दिन तक चलने वाली इस रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज फिर से भगवान जगन्नाथ को मौसी के घर ले जाने के लिए रथ खींचे जा रहे हैं। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसको लेकर देश विदेश से भक्त इन दिनों पुरी पहुंच रहे हैं। भगवान बलभद्र का रथ लाल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच गया है। अब भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ की यात्रा चल रही है।
पूरी रथ यात्रा में 10 लाख से अधिक भक्त पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ की वजह से रथ रुक रुक कर आगे बढ़ रहा है। मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भगवान की मौसी का घर है। हर साल महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक यहाँ रहते हैं। इसके बाद बहुड़ा यात्रा के रूप में अपने मुख्य मंदिर वापस लौट आते हैं। बहुड़ा यात्रा 5 जुलाई को निकलेगी। इस बीच रथ यात्रा के लिए पूरी जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन की विशेष तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल, AI सक्षम CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी, चिकित्सा स्टाफ और पानी की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि इस महापर्व के दूसरे चरण को सुरक्षित रूप से संपन्न कराया जा सके। Everything is smooth and we hope with the blessings of Lord Jagannath and his supreme will, everything will go smooth today. Yeah, absolutely smooth security. There's no problem. और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। एक पुरानी न्यूज क्लिप का हवाला देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इस पुरानी न्यूज क्लिप में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि संविधान को समय समय पर बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद ये उनकी राजनीतिक इच्छा को पूरी करने के लिए किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जीवंत किए गए संविधान की आत्मा को कमजोर करने का एक स्पष्ट प्रयास था। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं, जबकि वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि किस प्रकार उनके अपने परिवार ने उनके सिद्धांतों को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने कुछ दिन पहले संविधान हत्या दिवस मनाया था, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे राष्ट्र उस समय से ऊपर उठ खड़ा हुआ है जब भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट के पुनरुद्धार पर खुशी जाहिर की। स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 3 के फिर से चालू होने के साथ प्लांट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है। इस ब्लास्ट फर्नेस का नाम अन्नपूर्णा रखा गया है। राम मोहन नायडू ने इस परियोजना के लिए डबल इंजन सरकार को श्रेय दिया और कहा कि स्टील प्लांट के प्रतिदिन 20,000 टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने की अपनी क्षमता बढ़ा दी है। स्टील प्लांट का पुनरुद्धार केंद्र के 11,400 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के माध्यम से संभव हुआ है। और असम सरकार ने प्रदेश में अवैध अप्रवासियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। असम में अवैध अप्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि इसके तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा ही जारी किए जाएंगे। यह कदम राज्य में सुरक्षा कड़ी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाए गए हैं। सीएम शर्मा ने नए उपायों पर चर्चा करने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि हम अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार जारी करने के नियमों को कड़ा करने का निर्णय राज्य सरकार के अपने जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की सुरक्षा के प्रयासों में सहायता करेगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 20 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। और सीएम शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। असम कैबिनेट ने मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत
11 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 942 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने असम पंचायत संविधान नियम 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सीएम शर्मा ने कहा है कि ये प्रस्तावित है इसमें कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए लॉटरी और रोटेशन के माध्यम से आरक्षित किया जाएगा। लॉटरी की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सभी संबंधित हितधारकों की उपस्थिति में सार्वजनिक और खुले तरीके से आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने मोरन स्वायत्त परिषद संशोधन अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने मटक समुदाय के विकास के लिए मटक स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020 में संशोधन करने के लिए मटक स्वायत्त परिषद संशोधन अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस ने शनिवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक ग्रामीण से झूठे आरोप लगवाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने बताया कि जीतू पटवारी पर ग्रामीण गजराज लोधी को रिश्वत देकर मंगूवाली गांव के सरपंच के खिलाफ मानव मल खिलाने के आरोप लगाने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गजराज लोधी ने अशोकनगर कलेक्टर से मुलाकात कर एक शपथ पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि कुछ कांग्रेस नेता उसे ओरछा ले गए, जहां उसकी मुलाकात जीतू पटवारी से कराई गई। पटवारी ने उससे कहा कि वो सरपंच पर मल खिलाने का आरोप लगाए और इसके लिए उसे पैसे भी दिए गए। पुलिस जांच में आरोप झूठे पाए गए। गजराज ने बाद में कहा कि उसने ये आरोप जीतू पटवारी के कहने पर लगाए थे, जो गलत थे। इस आधार पर जीतू पटवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर जबरन थोप दिया था। डीडी न्यूज से बातचीत में पत्रकार और आपातकाल के सेनानी रहे KR मलकानी के बेटे विक्रम के मलकानी ने इमरजेंसी के काले अध्याय को याद किया। विक्रम के मलकानी ने बताया कि इमरजेंसी की घोषणा की खबर दुनिया को बताने के लिए उनके पिता KR मलकानी को तुरंत जेल में डाल दिया गया। My father, KR Malkani, was arrested as soon as emergency was declared. He used to edit 2 newspapers, Organizer, which was a weekly, and The Motherland, which was a daily. So it was maybe at 1 a.m. on the night of 26th June that, or the morning of 26th June, that police from our nearby police station came to our house. The whole house had been surrounded by the police. Now, my father was taken. There was no word about when he would be back, where he was going to be taken beyond the police station. The emergency was imposed for 19 months. He was released after 21 months. So even after the Congress lost power, the election results were declared in March 1977, is when he was released. दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान को कुचलने का कुचक्र रचा और इसकी खबर छपने से रोकने के लिए बहुतेरी कोशिशें की, लेकिन दैनिक पत्र मदरलैंड ने बेखौफ होकर लोकतांत्रिक मूल्यों पर कांग्रेस के आघात की खबर को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन लोकतंत्र की आवाज को प्रखर करने के लिए और उसको उठाने के लिए आपातकाल में मदरलैंड पर ताला लगा दिया गया। Most of the large newspaper offices in Delhi are at Bahadur Shah Zafar Road. Now, late at night on the 25th, power supply to those to that entire area was cut off, so that they could not bring out the paper and inform the public that emergency had been declared. Now, Motherland and Emergency were actually set up in a different location, so their power supply was not cut off, which is why the Motherland was possibly the only English daily that was published the next morning, informing the people of Delhi that emergency had been declared. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा
भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां पीएम मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जाएंगे और बाद में ब्राजीलिया में राज्य स्तरीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 जुलाई को पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर घाना जाएंगे। 3 दशक बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। घाना के राष्ट्रपति के साथ बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। ये यात्रा भारत और इकोवास और अफ्रीकी संघ के साथ संबंधों को गहरा करने का भी अवसर होगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू के और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की अपनी पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा पर जाएंगे। यह दौरा भारत के ग्लोबल साउथ की साथ राजनीतिक और रणनीतिक भागीदारी को विस्तार देने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।